तो लेक्चर नंबर 93 जी मिक्स यील्ड में, मिक्स और यील्ड में। तो मिक्स और यील्ड वेरिएंस में क्वेश्चन 20 लोगों ने नहीं किया, हालांकि उसमें कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 जो था मैं टैली कर देता हूँ। इसमें आपका मटेरियल मिक्स और यील्ड, मेजोरिटी कह रही है नहीं हुआ जिन्होंने नहीं किया, वजह टाइम ही नहीं लगाया। जब आप टाइम लगाते तो होता वो आपसे। तो उसमें आपने मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करना था। तो मिक्स वेरिएंस जब कैलकुलेट किया जाता है तो सबसे पहले आपने मटेरियल्स के नाम लिखने, एक्स और जी। अच्छा, उसके बाद टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट स्टैंडर्ड मिक्स, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट एक्चुअल मिक्स। उसके बाद वेरिएंस इन केजीज, स्टैंडर्ड रेट पर केजी और मिक्स वेरिएंस। हाँ जी, तो मैंने आपसे कहा था पहले जो कॉपी करने वाला डाटा है वो कॉपी करें। तो स्टैंडर्ड रेट कार्ड में नहीं थे हमने, लेकिन कार्ड बनाया था तो ये 160 रुपीज़ पर केजी था। उसके बाद जो जी था वो मेरा ख्याल है 105 रुपये पर केजी था। ये स्टैंडर्ड रेट कार्ड से कॉपी कर लें। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड गिवन होगी नीचे। मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन को कहते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी यूज मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन को कहते हैं। पहले जिस दिन ये सवाल कराया था उस दिन भी बताया था, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन को एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड कहते हैं। तो ये 16,000 केजी यूज़ हुआ है और ये 29,000 केजी यूज़ हुआ है। तो ये टोटल बन जाना था 45,000 केजीज़, 45,000 केजीज़। अब इस 45,000 केजीज़ को हमने 45,000 केजीज़ को स्टैंडर्ड मिक्स था 1/3 2/3 कार्ड से 1 केजी और 2 केजी से स्टैंडर्ड मिक्स बनाया। तो ये मेरा ख्याल है 15,000 केजी और 30,000 केजी है। 45,000 केजी एक्चुअली यूज हुआ है एक्चुअल रेशो के मुताबिक। यही अगर स्टैंडर्ड रेशो के मुताबिक हुआ होता तो 15 और 30 यूज होना था। 1,000 केजी एडवर्स है, ये 1,000 केजी फेवरेबल है। तो ये 1,60,000 का एडवर्स आ जाएगा, ये 1,05,000 का फेवरेबल आएगा। तो 55,000 रुपये का एडवर्स आ जाएगा। ये हमारा है मिक्स वेरिएंस। इसके बाद है यील्ड वेरिएंस। हाँ जी, यील्ड वेरिएंस में आपने ये वाला कॉलम कॉपी करना होता है ऊपर से। तो ये नीचे कॉपी करके ऐसे ही आ जाता है। तो इसमें जो कॉलम थे, पहला कॉलम मटेरियल का नाम है, मटेरियल्स एक्स और जी, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये आपने पहले यूजेज वेरिएंस की तरह ही निकाल लेनी है, ये कॉपी करनी है। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट स्टैंडर्ड मिक्स, ये ऊपर वाला कॉलम ही कॉपी होगा। तो बिल्कुल जो अभी आपने अमाउंट निकाली है 15,000 केजी और 30,000 केजी, तो ये आ जाएगा 45,000 केजी, 45,000 केजी। अच्छा, ये कैसे निकालना है? तो उस पे आते हैं, वेरिएंस इन केजी हमने निकालना है। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट पर केजी, स्टैंडर्ड रेट पर केजी और यील्ड। स्टैंडर्ड रेट हमारा वही था 160 रुपये, 105 रुपये स्टैंडर्ड रेट। तो ये 160 रुपये और 105, तो ये हम बिल्कुल जैसे यूजेज वेरिएंस में निकालते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट था 1 केजी पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। क्वेश्चन में एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं थी, वो हमने एक्चुअल प्रोडक्शन निकाली थी ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू, ये दिया था, ये दिया हुआ था, ये निकाल लिए थे। पता नहीं कितने आए थे, 15,500 यूनिट्स। ये यूजेज वेरिएंस में भी निकालते हैं आप, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन।
तो 15,500 kgs, 2 kg इंटू 15,500 यूनिट्स, तो 31,000 kgs। तो ये 500 kg का फेवरेबल आ जाएगा, ये 1000 kg का फेवरेबल आ जाएगा। तो 16 जी 8,00,000 कि 80,000, 80,000 का फेवरेबल, 1,05,000 का फेवरेबल, तो 185,000 का टोटल फेवरेबल। इसको और इसको प्लस माइनस करेंगे तो यूजेज वेरिएंस के बराबर आंसर आएगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, जिन्होंने नहीं किया वो सारे वही हैं जो अर्जेंसी में आने से आधा पौना घंटा पहले बस पकड़ते हैं, कार्रवाई वाली पार्टी हैं। फिर उसका नतीजा आपको निकल मिल जाएगा इंशाल्लाह। आपकी जितनी सीरियसनेस है उसी का रिवॉर्ड आपको मिलना है। ये हमेशा वही है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा, जितने एफर्ट्स इनपुट करेंगे और जितना सीरियसली करेंगे उसका रिवॉर्ड आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा चलें हम आगे चलते हैं क्वेश्चन में। आज हमने आखिरी टॉपिक इस पे बात करनी है, फर्दर फिर उसमें, हाँ आखिरी, अब इसमें जितने फर्दर ये क्वेश्चन है ये आपने करने हैं। मैं सिर्फ को 10 मिनट में 15 मिनट में बताऊंगा चीज़ें, तो आपने इनको फिर अप्लाई करना है। अब ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, 26, 27 ये वो, लेकिन उससे पहले कोई 22वां और 23वें सवाल में कोई मसला था जो कल परसों दिया हुआ था, 22वें में या 23वें में? जी, जिन्होंने 23वां सवाल किया था उनको मसला आया होगा, 22वां और 23वां। जी 22वें और 23वें सवाल में जी क्या मसला है 23वें क्वेश्चन में? जी पार्ट ए में, हाँ जी क्या मसला है पार्ट ए में? पार्ट ए में उसने आपको परचेज मांगी हुई है, पार्ट ए में मटेरियल की परचेज मांगी हुई है। तो आपको मटेरियल के वेरिएंस दिए हुए हैं, हाँ जी मटेरियल के वेरिएंस दिए हुए हैं। जैसे मटेरियल एक्स है, उसने मटेरियल एक्स का प्राइस वेरिएंस दिया हुआ है, मटेरियल एक्स का प्राइस वेरिएंस दिया हुआ है 95,000 का एडवर्स। तो स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी माइनस एक्चुअल प्राइस पर केजी और बाहर एक्चुअल मटेरियल के केजी परचेज, एक्चुअल मटेरियल के परचेज केजी, एक्चुअल मटेरियल की क्वांटिटी परचेज, ये होता है। स्टैंडर्ड प्राइस कार्ड में दी हुई थी 50 रुपीज़, एक्चुअल प्राइस एक्स की नहीं बताई हुई, एक्चुअल प्राइस नहीं बताई गई, एक्चुअल क्वांटिटी भी नहीं बताई गई। क्वेश्चन में पूरे सवाल में एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल की नहीं है, तो ये वेरिएंस सॉल्व नहीं हो सकता आगे। मटेरियल एक्स का यूजेज वेरिएंस दिया हुआ है, मटेरियल एक्स का यूजेज वेरिएंस उसने क्या है, नील है। नील का मतलब है जितना ये आपका जीरो, मतलब ये जितनी टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस मटेरियल एक्स की होगी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब ये दोनों अंदर वाले फैक्टर सेम होंगे तभी ये जीरो आ रहा है। तो ये ज़रा देख लें, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है कार्ड से 6 kg पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स। एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स उसने कहा हुआ था एनुअली हम 50,000 यूनिट बनाते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस 50, हाँ जी। तो मेरा ख्याल है ये आप सारे को जब सॉल्व करेंगे तो एक्स क्या आ जाएगा, 3 लाख kg। ये 3 लाख kg एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड आई है। अगर क्वेश्चन में इन्वेंट्री का जिक्र ना हो मटेरियल की तो यही एक्चुअल क्वांटिटी परचेज होगी, लेकिन इस सवाल में मटेरियल इन्वेंट्री का जिक्र है। जब भी मटेरियल इन्वेंट्री का जिक्र होता है तो जैसे ये प्रोडक्ट की होती है, ऐसे ही मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस मटेरियल की परचेज माइनस मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू मटेरियल की यूजेज या यूज्ड, ये हमारे पास है। अगर आप क्लोजिंग और ओपनिंग लिख लें तो ये फाइंड आउट हो सकती है, ये हमारा जवाब होगा। मटेरियल की
कितनी का कहता है वो कहता है जी ओपनिंग इन्वेंट्री 25 दिन की स्टैंडर्ड कंजम्पशन, स्टैंडर्ड कंजम्पशन इसको ही कहते हैं, ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी। ओपनिंग इन्वेंट्री 25 दिन के बराबर है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 20 दिन के बराबर है, लेकिन साल में दिन ना बताए तो 360। तो स्टैंडर्ड कंजम्पशन मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3 लाख केजी है, तो मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी 3 लाख केजी डिवाइडेड बाय 365 दिन मल्टीप्लाइड बाय 25 दिन, और क्लोजिंग इन्वेंट्री यही 3 लाख केजी एक्स की डिवाइडेड बाय 365 दिन इंटू 20 दिन। तो ये रीअरेंज करके ये मटेरियल की परचेज आ जाएगी जो इधर फिल की जाएगी। सीक्वेंस क्या बनेगा, आपने प्राइस वेरिएंस को सॉल्व किया तो वो नहीं हो पाया, उसमें दो फैक्टर मिसिंग है, दो फैक्टर मिसिंग है। यूजेज वेरिएंस को सॉल्व किया तो उससे क्वांटिटी यूज्ड निकली, क्वांटिटी यूज से क्वांटिटी परचेज पे जाना है, और क्वांटिटी परचेज पे आके फिर ये रेट बैलेंसिंग फिगर आएगा, यानी ऊपर से जो भी क्वांटिटी परचेज आती है वो इधर प्लग इन करेंगे। उसने रिक्वायरमेंट में पूछा क्या था, उसने क्या पूछा हुआ है, एक्चुअल परचेजेस। तो आपने एक्चुअल परचेजेस की क्वांटिटी भी बता देनी है और ये रेट भी बता देना है कि एक्चुअल परचेज का रेट क्या है, या टोटल एक्चुअल कॉस्ट बता दें। तो मेरा ख्याल है यहाँ से एक्स की बात कर रहा हूँ, वाई भी ऐसे ही होगा, एक्स की एक्चुअल क्वांटिटी परचेज क्या निकलेगी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 290 केजीज, बट ठीक है राउंड कर लें। उसके बाद इसको इधर प्लग इन करेंगे तो एक्चुअल रेट पर केजी क्या आ जाता है, वो इस फॉर्मूले में जब आप ये पुट करेंगे 295,890, तो ये एक्चुअल प्राइस बैलेंसिंग आएगी जो भी आता है। एडवर्स का मतलब है ये ज़्यादा आएगी 50 रुपए से, कितनी आती है 50.0321। ये एक्स के लिए आंसर आए हैं, बिल्कुल ऐसे ही वाई के लिए भी निकालने हैं। अब वाई में भी मेरा ख्याल है प्रोसीजर सेम है, या ना भी हो प्रोसीजर सेम। वाई में शायद एक्चुअल प्राइस बताई हुई है, होने वो इसमें भी यही दोनों फॉर्मूले सॉल्व हैं। अब जहां तो दो फैक्टर मिसिंग होते हैं ना, वो फॉर्मूला आगे हल नहीं हो सकता, आपको उसको पेंडिंग करना पड़ता है। ये हल करने पे आ गया था मैंने पहले ये फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूले में दो फैक्टर मिसिंग थे, तभी मैंने इसको उधर ही अधूरा छोड़ दिया, 3-4 लाइनें छोड़ के। फिर ये फॉर्मूले पे आया, फिर इस फॉर्मूले में इन्वेंट्री एडजस्ट की, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज आ गई, वो इधर प्लग इन करके नाउ आई कैन फाइंड आउट एक्चुअल प्राइस। वाई पे मुझे नहीं पता कि वाई में क्या ये सीक्वेंस बनेगा। मेरा ख्याल है वाई में एक्चुअल प्राइस दी हुई है, वाई की इसी से आ जानी है मेरा ख्याल है एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज आ जानी है। और रेट उसने पहले ही बता दिया, स्टैंडर्ड से 6% कम है। वाई का क्वांटिटी वेरिएंस भी दिया हुआ है। वो आपसे ये कह रहा है कि हमारी कंपनी ओपनिंग इन्वेंट्री जब भी रॉ मटेरियल की रखती है तो वो स्टैंडर्ड कंजम्पशन के 25 दिन के बराबर है। स्टैंडर्ड कंजम्पशन इसी को कहते हैं, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी के 25 दिन के बराबर आप ओपनिंग इन्वेंट्री रखते हैं, 25 दिन के बराबर ये मतलब है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो रॉ मटेरियल की होती है वो 20 दिन की स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बराबर, ये पूरे साल की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, 20 दिन और 25 दिन के बराबर इसको कन्वर्ट कर लें। स्टैंडर्ड कंजम्पशन मीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज या यूजेज जो भी है, पूरे साल की जितनी भी कंजम्पशन होती है स्टैंडर्ड, एक्चुअली स्टैंडर्ड, टोटल स्टैंडर्ड कंजम्पशन जितनी भी पूरे साल की होती है उसके 25 दिन के बराबर ओपनिंग इन्वेंट्री के केजीज हैं और उसके 20 दिन के बराबर क्लोजिंग की है, ये कह रहा है। और सर ये जो क्वांटिटी वेरिएंस सर ये एडवर्स है, ठीक है माइनस में होगा क्वांटिटी वेरिएंस। बेटा वाई में जब आप ये प्लग इन करेंगे तो ये दोनों चीज़ों में से ये ज़्यादा निकलेगी, क्वांटिटी यूज ज़्यादा निकलेगी।
उसमें ये क्वांटिटी यूज़ ज़्यादा निकलेगी, फिर उससे शायद परचेज पे चले जाएं या परचेज पहले आपके पास आ जाएगी। वाई में अब मुझे नहीं पता पहले कौन सी चीज़ होगी। मेरा ख्याल है अगर मैं वाई को सॉल्व करूं, मटेरियल वाई को सॉल्व करें तो क्या आंसर है प्राइस वेरिएंस का? 95,000। वाई का प्राइस वेरिएंस अच्छा दिया नहीं हुआ, तो वो इसीलिए फिर प्राइस नहीं दिया हुआ, तो वो प्राइस से नहीं सॉल्व हो सकता। हाँ, स्टैंडर्ड प्राइस क्या थी वाई की? 30 रुपीज़ पर केजी। एक्चुअल प्राइस कहता है, एक्चुअल कहता है 6% कम है, तो इसका 94% ले लें 30 रुपए का, 28.2, और एक्चुअल क्वांटिटी परचेज एक्स बैलेंसिंग फिगर आ जानी है। एक्चुअल क्वांटिटी परचेज अब आपकी वो बैलेंसिंग नहीं बल्कि क्वांटिटी वेरिएंस से आएगी। तो मटेरियल वाई का यूजेज वेरिएंस दिया हुआ है, उसमें भी टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये वेरिएंस था 1.5 लाख का एडवर्स। ये बिल्कुल पहले की तरह आएगा, 6 केजी की बजाय 3 केजी इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। ये नहीं है हमारे पास। स्टैंडर्ड प्राइस 30 रुपये है, तो यहाँ से भी ऐसे ही निकलेगी मेरा ख्याल है 1.5 लाख, और वो सॉल्व करेंगे जब जी 1 केजीस। ये क्या निकला है? ये निकला है एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। वही फॉर्मूला दोबारा लगाएंगे, एक्चुअल क्वांटिटी यूज से एक्चुअल क्वांटिटी परचेज पे जाना है। 1,55,000 एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड है, इधर ना लिख देना, इन्वेंट्री का जिक्र है। एक्चुअल क्वांटिटी परचेज पे कैसे जाएंगे? ये फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल प्लस मटेरियल परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, या इक्वेशन में लिख लो एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। ये यूज हमारे पास है 1,55,000 केजी। ये निकालोगे, ये निकालोगे, ये रकम आपकी क्या निकल आएगी? बैलेंसिंग फिगर, और इधर प्लग इन की जाएगी जो भी आती है। तो ये तो बैकवर्ड अप्रोच थी सारी। जो फॉर्मूला पहले हल हो जाता वो कर लेते, जो नहीं हो रहा उसको छोड़ के अगले को पकड़ ले। सिर्फ इंग्लिश का अगर मसला था तो वो ये कह रहा है बेटा जितनी साल में स्टैंडर्ड क्वांटिटी कंज्यूम होती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पूरे साल की है, तो इसमें से 25 दिन के बराबर ओपनिंग मटेरियल की इन्वेंट्री है, 20 दिन के बराबर क्लोजिंग इन्वेंट्री है। बराबर का मतलब है साल की है तो डिवाइड बाय 365 करो, एक दिन की निकल आएगी इनटू 25 डेज। जी, वेरिएबल ओवरहेड्स को की एफिशिएंसी को किस तरह स्प्लिट करना है? ये था वेरिएबल ओवरहेड्स की एफिशिएंसी रेशो खुद बताई हुई है, स्प्लिट करने की क्या जरूरत है? इकट्ठा निकाल दो, स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है, इकट्ठा निकाल दो। हैं स्टैंडर्ड के डिफरेंट दिए हुए हैं, उसमें तो स्प्लिट नहीं करेंगे। क्या मतलब? स्टैंडर्ड के जो रेट्स हैं उसमें डिफरेंट दिए हुए हैं पर एफिशिएंसी के लिए कहाँ दिए हैं वेरिएबल ओवरहेड के रेट? ऊपर से फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पार्ट में दो दिए हुए हैं। तो उसने रेशियो ये 3:4 की बताई तो हुई है, आप उससे कर लो। तो पर सबसे सेम आ जाएगा स्किल्ड और अनस्किल्ड। हाँ, तो वही हम बना लेंगे, जो डाटा दिया उसी पे बेस करना है आपने। मतलब कि आगे उसकी स्प्लिटिंग करें उसको सेम जो उसने रेशियो दिया उसी से स्प्लिट कर लो बेटा, और तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है। एक्चुअल घंटे 1,68,000 हैं, 3 और 4 की रेशियो से खुद कावा स्प्लिट होंगे, तो आप 3 और 4 की रेशियो से इसको स्प्लिट कर लो। क्या कहते हैं? एफिशिएंसी निकालने में सिर्फ एक्चुअल घंटों का मसला है। स्टैंडर्ड घंटे तो वो स्किल्ड के अलहदा दिए हुए हैं, अनस्किल्ड के अलहदा। 1.5 घंटा स्किल्ड का दिया है, अनस्किल्ड के 2 घंटे दिए हुए हैं स्टैंडर्ड। एक्चुअल तुम्हें स्प्लिट चाहिए थे वो दिया हुआ है उसने स्प्लिट सारा, रेट भी सेपरेट दिए हुए हैं। क्या फॉर्मूला होता है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी का? टोटल स्टैंडर्ड आवर्स, तो स्टैंडर्ड आवर पहले स्किल्ड के लोगे माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स स्किल्ड के, ये ब्रेकअप करके लोगे, और इनटू वी स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट कार्ड में दिया हुआ 150 रुपया, नहीं 100 रुपीज। हाँ, सिर्फ एक्चुअल घंटों को स्प्लिट करना है, बाकी स्प्लिटिंग तो सारी दी हुई है डाटे की। हाँ जी, और सवाल नंबर 23 में किसी का मसला जिन्होंने किया है, इस चैप्टर में से लाजमी सवाल आना है इस दफ़ा, ये मैं आपको बता दूं। फिर वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको
कैजुअली टाइम गुजारा है या किया है। बाकी आपको एंड पे करवाने का मकसद क्या है, इसमें बाकी टॉपिक्स भी आने हैं। आज हमने करना है इसमें प्रोसेस कॉस्टिंग और ईपीयू भी आना है। तो लिखें जी, स्टार्ट करें। आज जो बात बतानी है जी, ज्यादा चांस किसके हैं, किसी भी टॉपिक के हैं। चैप्टर तैयार करो। अब हमने वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं विद इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। वेरिएंसेस आपने कैलकुलेट करने हैं विद इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी दो टॉपिक्स मिक्स होकर आ रहे हैं। हाँ जी, इसको करने की अप्रोच क्या होती है? सबसे पहला स्टेप ये है कि आप क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएंगे, छोटा सा प्रोसेस अकाउंट यूनिट्स में बनाएंगे। सबसे पहले आप क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएंगे। क्वांटिटी स्केड्यूल किसे कहते हैं? वो जो हम प्रोसेस अकाउंट पूरा बनाते थे, वो पूरा आपने रुपयों में नहीं बनाना, सिर्फ यूनिट्स में बनाना है। क्वांटिटी स्केड्यूल कहते हैं प्रोसेस अकाउंट इन यूनिट्स। कुछ बच्चे स्टेटमेंट फॉर्म में बनाते हैं, प्रोसेस अकाउंट इन यूनिट्स बनाना है। एवको से या फाइफो से। हमें पता है प्रोसेस अकाउंट अगर हम बनाएं यूनिट्स में सिर्फ एवको से, सारी एज्यूम फिगर्स हैं। तो डेबिट साइड पे ओपनिंग WIP आता है, फॉर एग्जांपल 5000 यूनिट्स। टॉपिक क्या है एक्चुअली? पहले आपको अगर क्वेश्चन में कहता था ना 5000 यूनिट्स बने हैं, इसका मतलब है 5000 ही शुरू किए, 5000 ही बन गए। अब बीच में प्रोसेस कॉस्टिंग की तरह WIP भी दिया होगा, वेरिएंस के सवाल में WIP दिया होगा, वेरिएंस के सवाल में नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, इंस्पेक्शन स्टेज, वो सारे मसाइल जो प्रोसेस कॉस्टिंग के होते हैं वो डाटा इसके साथ दिया होगा। अब वो सारा डाटा आने से आपका पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग का नॉलेज नहीं आएगा। प्रोडक्शन यूनिट, जो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट पहले सीधे सीधे दिए होते थे, वो नहीं लेने। अब जैसे यहां पे अभी मैंने लिखा था टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अब आपको एक्चुअल प्रोडक्शन ईपीयू का आंसर उठाना है। जो ईपीयू का आंसर होगा ना, वो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं। जो आपका ईपीयू का आंसर है वो क्या होगी? अब आपके एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स। पहले ये क्यों नहीं करते थे? पहले क्वेश्चन में ना क्लोजिंग WIP दिया होता था, ना ओपनिंग WIP होता था। अब ये आएगा साथ, और वेरिएंस के सवाल में आ जाएगा, या पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में सुन लो। अगर ओपनिंग क्लोजिंग WIP के यूनिट्स आ जाएं तो प्रोडक्शन यूनिट्स पुराने तरीके से वैसे नहीं आने, वो फॉर्मूले से, वो जो सेल वाला लगाते हैं आप। ईपीयू का जवाब प्रोडक्शन यूनिट्स होता है। किसका जवाब? तो रिवीजन क्लास में मैं आपको बताऊंगा पूरी कॉस्ट में प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने के मैक्सिमम कितने तरीके हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डाटा। कई जगह हमने सेल यूनिट्स की वजह से रिवर्स जाके निकाले हैं, कई जगह हमने वेस्टेज रेट को यूज करके निकाले हैं, कई जगह हम ये प्रोसेस अकाउंट और ईपीयू के जरिए प्रोडक्शन यूनिट्स निकालेंगे। कब कौन सा तरीका लगाना है ये रिवीजन लेक्चर में पहले दिन बताऊंगा। तो ओपनिंग WIP के यूनिट्स मिसाल के तौर पर आपको दिए हुए हैं 5000 यूनिट्स। इनपुट ऑफ करंट मंथ आपको दी हुई है 20000 यूनिट्स। ये सारा एज्यूम डाटा है जिसको यूनिट स्टार्टेड कहते हैं। इनपुट ऑफ करंट मंथ 20000 यूनिट्स। मिसाल के तौर पर नॉर्मल लॉस, वही इंस्पेक्शन स्टेज के मसाइल, नॉर्मल लॉस 10% है लेकिन कोई इंस्पेक्शन स्टेज वगैरह नहीं है, तो आप इस इनपुट पे लेते हैं नॉर्मल लॉस आम हालात में, अगर इंस्पेक्शन स्टेज ना दी हो। 2000 यूनिट्स। एक्चुअल आउटपुट फॉर एग्जांपल 15000 यूनिट्स हैं। एवको में एक्चुअल आउटपुट के टुकड़े नहीं होते। क्लोजिंग WIP 100% मटीरियल, 80% कन्वर्जन। मिसाल के तौर पर 3000 यूनिट्स हैं, या 5000 यूनिट्स हैं, तो ये 25000 यूनिट्स हो जाएंगे।
डिफरेंस किधर आता है? ये इधर आता है, इधर आता है। हाँ जी, इधर ये क्या कहलाएगा? अब नॉर्मल लॉस, ये बैलेंसिंग फिगर। कोई अभी इंस्पेक्शन स्टेज वगैरह नहीं है, तो मेरा ख्याल है आप क्या करेंगे, 3000। ये एवको में प्रोसेस अकाउंट इन यूनिट्स है, प्रोसेस अकाउंट इन यूनिट्स। अच्छा, प्रोसेस अकाउंट तो आपने पहले की तरह वही देख लिया, ये वही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, ईपीयू निकालनी है अब आपने। अगर मैं कहूँ जी इसकी ईपीयू बताएं कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है ईपीयू निकालने के लिए हमारे पास देखा ये जाता है कंप्लीशन रेट कितने हैं, मटेरियल का अलहदा दिया हुआ है, यहाँ नहीं, यहाँ पूरा ही आना होता है। ईपीयू में ये कंप्लीशन रेट चलते हैं। तो अब आपका क्योंकि ये प्रोसेस 1 है, 2 नहीं है, तो आप एक मटेरियल के लिए ईपीयू का कॉलम बनाएंगे और एक कन्वर्जन के लिए। ठीक है? हाँ जी, बताएं जी जनाब, बताएं बेटी आप। ईपीयू निकलवाओ इसमें, ईपीयू कैसे निकालेंगे? हाँ जी, ओपनिंग आएगी। पहली बात है, ईपीयू निकालने के लिए प्रोसेस की डेबिट साइड नहीं देखी जाएगी, क्रेडिट साइड से उठाना है डाटा। ये असूल आंखें आपकी जहाँ जानी चाहिए वो क्रेडिट साइड है। नॉर्मल लॉस ईपीयू में नहीं आता। हाँ, एक्चुअल आउटपुट पूरी की पूरी लिख देते हैं। तो एक्चुअल आउटपुट 15,000 यूनिट्स पे मटेरियल पूरा लग चुका है और कन्वर्जन भी पूरी लग चुकी है। अब नॉर्मल लॉस आता है इंस्पेक्शन स्टेज के मुताबिक, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कहा गया, तो अब नॉर्मल लॉस भी पूरे लिख देने। 100% लग चुका है। हाँ, क्लोजिंग WIP की रेट कितने दिए हुए हैं? 100% मटीरियल 5000 और 80% कन्वर्जन, साथ साथ नहीं लिखना अभी, 4000 यूनिट्स। तो ये जब आप टोटल करेंगे, अब ये जो ईपीयू का जवाब है, अब इसको ईपीयू की जगह हम कह देंगे एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स। एक्चुअल 15 और 5 20 और 3 23,000 यूनिट्स, 15 4 19 और 3 22। ये मटेरियल के यूनिट्स नहीं है, ये प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं जिनको बनाने पे मटेरियल लगा है पूरा। ये वो प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं जिनको बनाने पे लेबर और एफओएच और वेरिएबल सब लगे हैं। ये प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं। ये कौन से यूनिट्स हैं? अब आपका ये तो आपको पहले भी निकालना आता है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। सिंपली आपने क्वांटिटी स्केजुअल बनाया, एवको में कोई फर्क नहीं आता, सिंपली वो क्रेडिट साइड देख के बनाएं। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरे स्टेप में आपने ईपीयू निकाल लिया, ये दूसरा स्टेप होगा। ईपीयू जैसे पहले निकालते थे, चेंज कहाँ आएगा? वेरिएंस के किसी फॉर्मूले में चेंज नहीं आना, फॉर्मूले वही रहने हैं, फॉर्मूले वही रहने हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जहां जहां फॉर्मूले में एक्चुअल प्रोडक्शन आनी है वहां अब आपने ध्यान से चलना है। जैसे मिसाल के तौर पर मटेरियल का वेरिएंस अगर हम लिखें, कौन सा वेरिएंस? मटेरियल का वेरिएंस लिखें, तो मटेरियल का प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड मटेरियल का प्राइस पर केजी। कहां से मिलता है ये डाटा? कार्ड। स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी माइनस एक्चुअल प्राइस पर केजी, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और इधर मटेरियल की एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड होती है। एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, ये कब क्वांटिटी केजी लीटर में होती है, ये यूनिट्स ना लिख देना, ये प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं। प्राइस वेरिएंस में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, इग्नोर। यूजेज वेरिएंस में जब आप आते हैं तो आप यहाँ पे लिखते हैं टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड और बाहर स्टैंडर्ड। इधर भी इस्तेमाल नहीं, इधर भी नहीं। ये जो आप कार्ड से उठाते हैं ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट इनटू प्रोडक्ट के जो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स। ये अब आपने क्वेश्चन से नहीं उठाने, ये अब आपने, अगर मटेरियल के वेरिएंस हैं तो ये जो ईपीयू का जवाब है
ये पिक करना है, यानी टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एंड एक्चुअल प्रोडक्शन विल बी पिक्ड फ्रॉम ईपीयू। सिर्फ ये फर्क आएगा, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स क्वेश्चन से नहीं मिलेंगे, वो आपको स्टेप 2 में जो ईपीयू निकाली है उसको कहना है। ये लिखा मैंने, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं, मटेरियल के तमाम वेरिएंस में जहां भी एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी मटेरियल के वेरिएंस में, और वो प्राइस में नहीं पड़ती, यूजेज में ही पड़ती है, तो आप ये वाले यूनिट्स लेंगे। लेबर के वेरिएंसेस में रेट नहीं, लेबर के एफिशिएंसी वेरिएंस में जब आपको एक्चुअल प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी तो 22,000 यूनिट्स लेंगे। इसका मतलब है, बच्चे कहते हैं सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मटेरियल के रेट में ईपीयू का नो यूज, लेबर के रेट में ईपीयू का नो यूज, वेरिएबल ओवरहेड के रेट या एक्सपेंडिचर में वो जो दूसरे कॉलम वाले वेरिएंस होते हैं ना, जिनको हम वॉल्यूम, एफिशिएंसी या वो कहते हैं, उन वेरिएंसेस में इस्तेमाल होना है। मटेरियल के यूजेज वेरिएंस के लिए एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं 23,000, लेबर के, वेरिएबल एफओएच के, फिक्स्ड एफओएच के तमाम वेरिएंसेस के लिए जो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स होंगे वो 22,000 है। दीज आर द एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स फॉर ऑल अदर वेरिएंसेस एक्सेप्ट मटेरियल। ये किसके लिए हैं, इस सीपीयू के आंसर को यूज करके आपने वेरिएंसेस निकालने हैं। तो वो जो तीसरा स्टेप होगा, इसका मतलब अब हमारे क्वेश्चन में पहला स्टेप क्या किया, प्रोसेस बनाया, दूसरे में क्या किया, यहां तक प्रोसेस कॉस्टिंग है। ये इस चैप्टर का नॉलेज नहीं है, ये पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं है, सिर्फ ईपीयू तक है। कोई कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकालनी आपने, वो कोई आपने प्रोसेस की क्रेडिट साइड फिल नहीं करनी। ये ना समझ लेना पूरा प्रोसेस अकाउंट बनाना है। ये क्वांटिटी बनाई, ये बनाया, इसके बाद तीसरे स्टेप में क्या लिखना है, स्टेप 3 क्या होगा, हाँ जी स्टेप 3 क्या होगा, जब आप वेरिएंस की कैलकुलेशन करेंगे, वेरिएंस की कैलकुलेशन करेंगे तो मटेरियल का जो यूजेज वेरिएंस है उसमें ईपीयू फॉर मटेरियल यूज होगी एज एक्चुअल प्रोडक्शन। मैं यही बता रहा था, बस अब उसको लिख दिया है। एक्चुअल प्रोडक्शन के तौर पे ये वाले यूनिट्स यूज होंगे। बाकी जितने भी ऑल अदर कॉस्ट के वेरिएंसेस हैं, ऑल अदर एफिशिएंसी या वॉल्यूम वेरिएंसेस होंगे, उन सब में आपने कौन सी ईपीयू लेनी है, कन्वर्जन वाली ईपीयू को लेना है एज एक्चुअल प्रोडक्शन। क्योंकि मैंने ये ऊपर हेडिंग मटेरियल की दी है, बच्चे समझते हैं ये मटेरियल के यूनिट्स हैं, गलत बात है। ये प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं जिनके ऊपर मटेरियल कंप्लीट लगा हुआ है। ये प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं जिनके ऊपर कन्वर्जन पूरी लगी हुई है, प्रोडक्ट के एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। तो आपने मटेरियल के यूजेज वेरिएंस में ईपीयू फॉर मटेरियल यूज करनी है, बाकी तमाम एफिशिएंसी के वॉल्यूम वेरिएंस में ईपीयू फॉर कन्वर्जन। अच्छा जी, नो यूज ऑफ ईपीयू, ईपीयू का कोई इस्तेमाल नहीं है फॉर ऑल रेट वेरिएंसेस। जितने भी रेट या प्राइसेस के वेरिएंसेस हैं उनमें ईपीयू का इस्तेमाल नहीं है। ये लिख लें आप ज़रा, मैंने आपसे कहा था अभी लिखे नहीं, आप देख लें। अभी मैंने ये एफको से बताया, बिल्कुल ऐसे ही फाइफो से भी इसी एग्जाम्पल को मैं कन्वर्ट करूंगा, यानी ये ईपीयू या ये क्वांटिटी, ये टेबल इसी तरह का प्रोसेस अकाउंट फाइफो से कैसे बनेगा और ईपीयू कैसे बनेगी। चलें जी आगे। जी जनाब बताएं। हाँ साहब प्लीज़, ये इसी डाटे को, मतलब अगर इसी का फाइफो में प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट बनाएं तो कैसे बनेगा। डाटा ये लेना है, रकमें ये लेनी है, बस इसकी प्रेजेंटेशन फाइफो के मुताबिक बता दें क्या होगी। चेंज कहाँ आएगा, वो कैसे, हाँ जी बिल्कुल। तो आपने इसको क्रेडिट साइड का ब्रेकअप कर देना है, एक्चुअल आउटपुट का ब्रेकअप करना है। डेबिट साइड सारी सेम कॉपी होगी,
फाइफो में डेबिट साइड पे नो चेंज, ओपनिंग WIP वैसे ही आ जाएगा। यूनिट्स में, यूनिट्स की बात कर रहे हैं, मैंने ये परसेंटेज वैसे ही कॉपी कर ली। 100% मटेरियल लग चुका था। दूसरी क्लास में मैंने बताया था क्योंकि ये ओपनिंग के यूनिट्स ब्रॉड डाउन होकर आ रहे हैं तो ये कंप्लीशन रेट भी पिछले महीने से आ रहा है। करंट मंथ में रिमेनिंग कंप्लीट होने हैं ये, यानी 100% मटेरियल पिछले महीने तक लग चुका था। कन्वर्जन 60%, यहाँ लिखता नहीं होता मैं, बस वो मैंने क्योंकि अभी डाटा इतना लिमिटेड सा दिया हुआ है तो ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया। वैसे मैं तो पूरे यूनिट लिखता होता हूँ और पूरे लिखे हैं। ये परसेंटेज EPU में अप्लाई होती हैं तो ये डेबिट साइड सारी वैसे ही आ जाएगी। फाइफो में इनपुट ऑफ करंट मंथ 20,000 यूनिट आ गई, वैसे ही नॉर्मल लॉस भी कोई चेंज नहीं, वो वैसे ही आएगा। एक्चुअल आउटपुट में चेंज है, एक्चुअल आउटपुट में चेंज है। एक्चुअल आउटपुट जो है इसका ब्रेकअप लिखेंगे, 15,000 यूनिट्स के 2 टुकड़े करेंगे। हाँ जी, एक्चुअल आउटपुट 15 की है जिसमें से 5,000 ये वाले कंप्लीट हुए हैं फ्रॉम एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम ओपनिंग WIP। फिर बाकी कंप्लीटेड इसमें से होंगे कंप्लीटेड फ्रॉम करंट इनपुट, मेरा ख्याल है 10,000। 15,000 यूनिट्स अगर कंप्लीट हो रहे हैं तो फाइफो कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो यूनिट पहले प्रोडक्शन प्रोसेस में वो पहले। तो 15,000 में 5,000 ये वाले कंप्लीट हुए हैं जिनकी प्रोडक्शन लास्ट मंथ शुरू की थी लेकिन कंप्लीट वो करंट मंथ में हुए हैं। ये 10,000 यूनिट वो हैं जिनकी प्रोडक्शन करंट मंथ में शुरू की थी और करंट मंथ में ही कंप्लीट हो गए। तो ये आपके जो यूनिट्स हैं इनको ब्रेकअप करना है, बाकी सब कुछ वैसे ही आएगा। क्लोजिंग WIP और तो ये आपका 25,000 यूनिट्स का ये डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड पे वही 2,000 15,000 एबनॉर्मल लॉस की बैलेंसिंग फिगर आएगी 5,000 और 3,000। नेक्स्ट अब इसकी EPU बनानी है जी। EPU बनवाओ भाई, इसकी EPU बनवाएं। मटेरियल और कन्वर्जन की EPU बनवाएं जी। नहीं, ओपनिंग नहीं लिखना, पूरा फिक्रा बोले। गलत, फिर दोबारा पूरा फिक्रा बोलो। बस बस खामोश हो जाए भाई, जिनसे पूछा गया वही बोले, बाकी खामोश रहें जी। ओपनिंग नहीं, हाँ ओपनिंग आउटपुट। अच्छा जी, और नेक्स्ट। मटेरियल में सर जी पूरे 100% आ रहा है। अच्छा, क्योंकि वो उस पे मटेरियल 100% पहले ऑलरेडी खर्च हो गया और 40% कन्वीनियंट कॉस्ट के निकालेंगे। अच्छा, इसको कहते हैं बेटा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम, एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम ओपनिंग WIP। खाली ओपनिंग नहीं कहना, ये पूरा लफ्ज है एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम ओपनिंग WIP। 5,000 यूनिट्स हैं जिन पे 100% मटेरियल पिछले महीने लग चुका था। करंट मंथ में 0% लगना है, तो करंट मंथ में बिल्कुल नहीं लगाना, तो ये 0 आ जाएगा डैश। कन्वर्जन 60% लग चुकी थी जी, 40% और लगनी है। नॉर्मल लॉस ने नहीं आना EPU में, ये वही सारा रिवाइज हो रहा है और कुछ नहीं है। तो ये 5,000 यूनिट्स पे 100% मटेरियल लग चुका था, नाउ 0%। कन्वर्जन 60 लग चुकी थी, नाउ 40%। तो मेरा ख्याल है 2,000 यूनिट्स आ जाएंगे। आगे एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम करंट इनपुट जी। एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड, ये यूनिट करंट मंथ में ही शुरू किए थे और करंट मंथ में ही कंप्लीट हुए हैं। ये पूरे के पूरा मटेरियल करंट मंथ में लगा है, पूरा लेना है। कन्वर्जन भी पूरी लेनी है, बाकी वही चलता है इधर जैसे था, सिर्फ एक्चुअल आउटपुट का फटा है, बाकी ये छापा निकलेगा वही आंसर, वो ये कॉपी पेस्ट है। फाइफो में यहाँ नीचे कोई चेंज नहीं। अब नॉर्मल लॉस कुछ नहीं बताया हुआ तो पूरा ले लेंगे, नहीं तो एज पर इंस्पेक्शन होता है। 3,000 और 3,000, मेरा ख्याल है यहाँ पे भी 3 ही लिखा था।
ये 5000 और 4000 जैसे यहाँ पे था, तो क्लोजिंग WIP 5000 यूनिट्स 100% और कन्वर्जन कितनी है 40%, नहीं सॉरी 80, 4000 यूनिट्स टोटल कर लेंगे 18,000 19,000। बाकी आगे वो जो स्टेप लिखवाया था वो वैसे ही है। तो आपको असल में एवको या फाइफो दोनों में से किसी एक मेथड से क्वांटिटी स्केजुअल आना चाहिए, कैटेगरी 3 सिर्फ आती है, और उसके बाद प्रोसेस की क्रेडिट साइड को देख के ईपीयू बनाना है। इसमें नॉर्मल लॉस इंस्पेक्टेड क्वांटिटी के तहत भी आ सकता है, अब नॉर्मल लॉस भी आ सकता है, अब नॉर्मल गेन भी आ सकता है, सारे वो मसाइल आ सकते हैं जो आपके आम प्रोसेस कॉस्टिंग में थे। ठीक है जी। मटेरियल बिगिनिंग पे ऐड हो तो हर चीज़ के लिए 100% कंप्लीट काउंट करते हैं, ये पढ़ा था। अभी हमने क्वेश्चन पे आना है, क्वेश्चन नंबर 27 आए जी। क्वेश्चन नंबर 27 नोट्स का निकालें, बिल्कुल इसकी कॉपी 28 है, 29 है, 30 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 30 रिवीजन के लिए भी अच्छा है, और 31। हाँ जी, दो अच्छे सवाल हैं, हैवी हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 27 और इसके बाद हम आएंगे 31 पे। क्वेश्चन नंबर 27 पर आए तो वो कहता है एक्सीलेंट लिमिटेड मेक्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट। कंपनी सिंगल प्रोडक्ट बना के बेचती है। पहले तो वैसे रिक्वायरमेंट पे आना चाहिए, तो रिक्वायरमेंट में क्या कहता है, कहता है क्वांटिटी एंड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्केड्यूल फॉर मटेरियल एंड कन्वर्जन। तो वो आपसे अब ये क्वांटिटी स्केड्यूल सॉल्यूशन में नीड मांग लिया है। वो कहता है पता नहीं एफओ से करना है या फाइफो से करना है। क्वांटिटी स्केड्यूल भी मांग लिया है और ईपीयू भी मांगा है मटेरियल के लिए और कन्वर्जन। उसके बाद वो कहता है मटेरियल के वेरिएंस निकालें, लेबर के वेरिएंस निकालें, ओवरहेड्स के वेरिएंस निकालें, यूज 4 वेरिएंस मेथड्स। ये इस खत्म हो गया वह सिलेबस में 4 वेरिएंस मेथड। आप इसका मतलब समझेंगे 2 वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंस निकालने हैं और 2 फिक्स के निकालने हैं। बाकी ये एक मेथड होता था, अमेरिकन किताबों में पाया जाता है 2 वेरिएंस मेथड, 3 वेरिएंस मेथड, 4। नाउ इट इज नॉट इन द सिलेबस। हम ब्रिटिश अप्रोच पे आ चुका आई कैप, तो अमेरिकन अप्रोच में वेरिएंसेस के तरीका और है। ये जो आप जितने सवाल कर रहे हैं ये ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक हैं। इनमें वेरिएबल के 2 होते हैं, फिक्स के भी 2 होते हैं एब्जॉर्प्शन में, वो अलहदा बात है। वॉल्यूम को आगे तोड़ना चाहें तो तोड़ ही जाएं। तो 4 वेरिएंस मेथड ख़त्म हो गया है तो इसको क्रॉस कर दें, नॉट इन सिलेबस। अगर आई कैप पेपर में कह भी दे 4 वेरिएंस मेथड तो उसका मतलब आपके वो 4 वेरिएंस 2 वेरिएबल के और 2 फिक्स के ही मुराद है। क्वेश्चन में कहता है एक्सीलेंट लिमिटेड मेक्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट। कार्ड आपको दिया हुआ है, नॉर्मल कैपेसिटी 45,000 यूनिट्स है। मैंने आपसे कहा था इस चैप्टर में नॉर्मल कैपेसिटी बजटेड प्रोडक्शन के इक्वल होता है। नॉर्मल कैपेसिटी कह दे या बजटेड प्रोडक्शन कह दे, एक ही बात है बच्चे। अब कार्ड में मैं अगर आपसे पूछूं स्टैंडर्ड रेट कितना है, मटेरियल का स्टैंडर्ड रेट कितना है 0.6 रुपीज और क्वांटिटीज 60 kg। लेबर का स्टैंडर्ड रेट 50 और लेबर आवर थे मेरा ख्याल है 0.5। वेरिएबल ओवरहेड उसने जो कहा है ना 30% ऑफ। मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे तो ब्रैकेट चाहिए इसके अंदर जो ब्रेकअप होता है। तो आप आधा घंटा वैसे ही कॉपी कर देंगे नीचे और रेट बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। मेरा ख्याल है 15 रुपए पर आवर आएगा, मुझे लगता है 15 रुपए पर आवर शायद आए। कैसे आया 15 रुपए, वो जो आधा घंटा है ना वो वैसे ही कॉपी कर लें और रेट का बैलेंसिंग फिगर निकाल लें। फिक्स्ड ओवरहेड 6.5 रुपए हैं, ये ब्रेकअप इसका भी अगर करें, ब्रैकेट अगर इसके अंदर भी लगाएं, वैसे ज़रूरत नहीं है जब तक कि उसने फिक्स के वो ना मांगा हो एफिशिएंसी कैपेसिटी। तो ये 6.5 रुपए पर यूनिट ही हमें चाहिए। अगर आप ब्रैकेट लगाएंगे ना फिक्स की भी तो मेरा ख्याल है 0.5 लेबर आवर इंटू 13 रुपीज पर आवर, 13 बनता है, चेक करना ज़रा, 13 रुपीज पर आवर
into 0.5 लेबर आवर। अच्छा, मैं एक जगह सोल्यूशन देख रहा था, वहां कार्ड को बनाया हुआ है उन्होंने, लेकिन वो उसकी प्रेजेंटेशन बड़े आसान तरीके से की हुई थी। उन्होंने कार्ड की प्रेजेंटेशन ऐसे की थी कि यहाँ लिखते हैं मटेरियल, अच्छा यहाँ ऊपर हेडिंग दे देते हैं रेट्स और उसके बाद यहाँ दे देते हैं आवर्स या क्वांटिटी। दोबारा रुपीस नहीं लिखते, केजी लीटर नहीं लिखते, वो इस तरह मसलन मटेरियल का रेट क्या था और ये प्रेजेंटेशन अच्छी वो समझने के हिसाब से कि 0.6 रुपीस पर केजी का रेट है और केजी कितने हैं 60 केजी। अच्छा जी, उसके बाद लेबर का क्या रेट है 50 रुपीस पर आवर और घंटे कितने थे 0.5 लेबर आवर्स पर यूनिट। इसी तरह वेरिएबल ओवरहेड का रेट नहीं दिया, ये 0.5 होगा। ये हमारे पास फिगर थी 36 पर यूनिट, ये थी 25। ये प्रेजेंटेशन वही है, इसको इनटू किया हुआ है, बस उन्होंने ये इस तरह शो कर दिया है कि स्टूडेंट के लिए ये याद रखना आसान हो कि पहले रेट्स लिखे हुए हैं रुपीस में, बाद में ये सारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड आवर्स हैं, ताकि वो एक ही पैटर्न पर नीचे नजर आ जाए। उठाने हैं तो यहाँ से उठा लो। और रेट्स में वेरिएबल ओवरहेड शायद मिसिंग थे, तो मैंने ये बैलेंसिंग निकाले थे यहाँ से 25 रुपये और ये था 7.5 रुपये से बैक जाके 15 रुपये पर आवर रुपीज़। इसी तरह फिक्स ओवरहेड्स ये हमें 7.5 रुपये या 6.5 रुपये दिए हुए थे, तो इसमें भी ये 0.5 लेबर आवर कॉपी कर ले, मल्टीप्लाई लगाना ज़रूरी नहीं है, तो ये 13 रुपीज़ पर लेबर आवर। इस तरह रेट्स एक कॉलम में नज़र आ रहे हैं, आवर्स एक कॉलम में, इनटू अगर ये किया हो तो ये इसके बराबर। ये कार्ड की भी प्रेजेंटेशन, यानी अंदर वो जो ब्रेकअप ब्रैकेट में लगाता था मैं, उन्होंने इस तरह कॉलम के ऊपर हेडिंग दे के प्रेजेंट किया हुआ है, ताकि डाटा बाद में उठाना स्टूडेंट के लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। आगे चलें जी, नीचे क्या है, एक्चुअल डाटा फॉर द मंथ। वर्क इन प्रोसेस दिया हुआ है 1 अगस्त का जी, ये प्रोसेस के टी अकाउंट में जाएगा। 10,000 यूनिट्स हैं, 60% कन्वर्टेड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो मटेरियल के मुतालिक कुछ नहीं कहा हुआ, तो नीचे लिखा हुआ है कहीं जाके ऑल मटेरियल, देखें चेक करें रिक्वायरमेंट से पहले, ऑल मटेरियल आर एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। ये कहीं लिखा है, चेक करें, ऑल मटेरियल्स आर एडेड, कन्वर्जन कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली। तो इसका मतलब है ऊपर ये जो ओपनिंग WIP है इसमें 100% मटेरियल लग चुका है, 60% कन्वर्जन लग चुकी है। ये परसेंटेजेस लास्ट मंथ से ब्रॉड डाउन होकर आई हैं, EPU में इस्तेमाल होंगी, प्रोसेस अकाउंट में नहीं। आगे चलें, स्टार्टेड ड्यूरिंग द मंथ, ये वो है क्या कहते हैं, इनपुट ऑफ करंट मंथ, प्रोसेस की डेबिट साइड पे छाप देंगे, यूनिट्स का डाटा है ना। ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, ये हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन होती अगर बीच में WIP ना होते, यही एक्चुअल प्रोडक्शन थी हमारे पुराने सवालों में। इस सवाल में अब ये एक्चुअल आउटपुट है तो सही, प्रोसेस की क्रेडिट पे जाएगी, लेकिन इसको हम वेरिएंस निकालने में इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रोसेस की क्रेडिट साइड पे चली जाएगी। कितनी है जी 48। अगर तो FIFO हुआ तो 48 में वैसे ही छाप दूंगा, अगर FIFO हुआ तो 48 के 2 टुकड़े होंगे। चेक करो नीचे क्या कहा हुआ है, तो 48 के 2 टुकड़े कैसे होंगे, 10,000 फ्रॉम ओपनिंग कंप्लीट होगा और 38,000, इसके 2 टुकड़े, 2 एरो बना लो इस पे, 48 के 2 टुकड़े करके लिखना है हमने। ओपनिंग में से 10,000 कंप्लीट होगा, बाकी 38,000 इस दफा की इनपुट में से होगा। मटेरियल की, अच्छा क्लोजिंग WIP भी दिया हुआ है, वो भी 10,000 यूनिट है, 100% मटेरियल, 50% कन्वर्टेड। जी मटेरियल परचेज है, किस रेट पे परचेज किया, ये एक्चुअल प्राइस है मटेरियल की पर केजी निकाल लो फटाफट। टोटल कितने केजी परचेज किए हैं, अगर आपने 17,50,000 रुपए की टोटल मटेरियल कॉस्ट है तो 0.5 रुपीज पर केजी, टोटल कितने केजी परचेज किए हैं, मेरा ख्याल है 35 लाख केजी होगा। ये प्राइस वेरिएंस में जाना होता है, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज, ये प्रोसेस अकाउंट में नहीं जाने, ये यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, मटेरियल के केजी हैं। कितने केजी खरीदे हैं
और प्रोडक्ट पे कितने यूज किए हैं? मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, ये वो दिया हुआ है एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड, ये यूजेज वेरिएंस में जाता है। परचेज 35 लाख केजी है, कितने 35 केजी निकलता है, प्राइस वेरिएंस में जाएगा मटेरियल के। यूजेज कहां पे जाएगा? यूज्ड वेरिएंस में। लेबर के रेट कितना दिया हुआ एक्चुअल, एक्चुअल लेबर आवर निकालो जरा, कितने आते हैं एक्चुअल लेबर आवर? एक्चुअल लेबर आवर अगर ये 52 रुपए पर आवर है तो जी 25,000 घंटे। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए हैं 6 लाख रुपए के, अगर उनमें फिक्स्ड ओवरहेड 2,90,000 रुपए के हैं तो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं 3,10,000। मुझे एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड का रेट पर आवर बताओ क्या आता है? 12.4। 6 लाख में से 290 फिक्स माइनस करो तो बाकी एक्चुअल वेरिएबल आते हैं 310। 310 डिवाइडेड बाय 25,000 घंटे, बस खत्म। नीचे कहते हैं कंपनी कौन सा मेथड यूज करती है? तमाम मटेरियल शुरू में ऐड हो जाता है, कन्वर्जन इवनली। अच्छा जी, इंस्पेक्शन वाला फंडा आ गया है। कहता है इंस्पेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन यूनिट्स आर 80% कंप्लीट अंडर नॉर्मल कंडीशंस, नो स्पॉइलेज शुड अकर। अब इस लाइन का जो आखिर में लिखिए, इसका मतलब है इस कंपनी में नॉर्मल लॉस नहीं होता, जितना भी होगा अगर हुआ सारा नॉर्मल है। इस लाइन का मतलब यह नॉर्मल नहीं होता, जितना भी हुआ वो सारा ही नॉर्मल होगा। नॉर्मल स्पॉइलेज मतलब नॉर्मल लॉस नहीं होता। तो अगर आ गया, अगर आ गया, ना आया तो ना सही, अगर आ गया तो एबनॉर्मल लॉस होगा, और वो भी 80% कंप्लीट हुआ होगा विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वो कहता है नो स्पॉइलेज शुड अकर। चले जी, मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे आप। सबसे पहले आप लिखें जी पार्ट ए में क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएं FIFO से। करें जी, ए पार्ट में क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएं का है उसने FIFO से, बल्कि इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा, या FIFO से क्वांटिटी स्केड्यूल, छोटा सा प्रोसेस अकाउंट इन यूनिट्स बना ले। हाँ जी, जो बच्चा ये करता जाता है वो आगे वेरिएंस तक पहुंच जाए, करे कोई मसला नहीं। तो क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएं, लेकिन खामोशी से आवाज नहीं आनी चाहिए। यूनिट्स, प्रोडक्ट के यूनिट्स, प्रोडक्ट के यूनिट्स। ओपनिंग WIP लिखे हैं ब्रॉड डाउन, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ब्रॉड डाउन लिखे जी, दिया हुआ है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 10,000 यूनिट्स। ब्रैकेट में इसके साथ लिख लेते हैं 100% मटेरियल लग चुका है और 60% कन्वर्जन लास्ट मंथ में। इनपुट ऑफ करंट मंथ या यूनिट स्टार्टेड, इनपुट ऑफ करंट मंथ या यूनिट स्टार्टेड है 50,000 रुपया, 50,000 यूनिट, सॉरी। नॉर्मल लॉस नहीं है उसने कहा है, बिल्कुल नहीं है। तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स और क्वांटिटी वाला मकसद फौत हो गया। नॉर्मल लॉस के लिए इंस्पेक्टेड क्वांटिटी चाहिए होती है, अब नॉर्मल लॉस तो परसेंटेज में नहीं होता, वो तो बैलेंसिंग फिगर आता है। एक्चुअल आउटपुट लिखें, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट completed from opening WIP, completed from opening WIP 10,000, 48,000 का टोटल है, ये बैलेंसिंग आता है। कंप्लीटेड फ्रॉम करंट इनपुट, बैलेंसिंग फिगर 38,000। इस 48 की अहमियत नहीं है, अब इस 10 की और इसकी अहमियत है। उसके बाद क्लोजिंग WIP कैरी डाउन 100% मटीरियल 50% कन्वर्जन। अब इसको बैलेंस करें, देखें क्या आता है।
क्या एबनॉर्मल लॉस आता है, गेन आता है, या बराबर आ रही हैं दोनों साइड्स, तो ठीक है जी। 60 का टोटल है जी, 60,000 यूनिट्स, 2,000 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस है। अच्छा जी सुन ले ज़रा, एबनॉर्मल लॉस वाले जो यूनिट्स होते हैं इनका भी रेट देखना पड़ता है वहाँ पे, लेकिन मैं यहीं पे अभी लिख रहा हूँ। कितना मटेरियल लगा होगा इन पे, कैसे पता चला इन पे 100% लगा है? मटेरियल बिगिनिंग में जब भी ऐड होगा तो इन पे 100% मटेरियल लग चुका है, और कन्वर्जन इंस्पेक्शन से आगे नहीं लगती, तो इस पे कन्वर्जन 80% लगी है अकॉर्डिंग टू इंस्पेक्शन। इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। तो जो एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स हैं उन पे कन्वर्जन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से आगे नहीं लगनी। मटेरियल क्यों पूरा लग गया है? बिगिनिंग की वजह से। ये परसेंटेजेस मैंने इंस्पेक्शन स्टेज से तय किया है, 80% से आगे ये कंप्लीट नहीं होगा। अब हमने बस ईपीयू बनाना है, तो ईपीयू बनाया बिल्कुल पहले की तरह, और फिर वेरिएंसेस पे आएंगे। प्रोसेस की क्रेडिट साइड देख के, प्रोसेस की क्रेडिट साइड देख के, हाँ जी लिखे मटेरियल के लिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। ए पार्ट मुकम्मल हो जाएगा इस पे, मटेरियल और कन्वर्जन। नॉर्मली ये 3 से 4 नंबर की रिक्वायरमेंट आती है। तो जो बच्चा ईपीयू बना चुका है वो वेरिएंसेस पे चला जाए। तो सबसे पहले नॉर्मल लॉस नहीं आता, एक्चुअल आउटपुट लिखें। एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम ओपनिंग WIP। एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम ओपनिंग WIP। तो लास्ट मंथ 100% मटेरियल लग चुका था और 60% कन्वर्जन लग चुकी थी लास्ट मंथ तक। अब आपने रिमेनिंग लिखनी है करंट मंथ में जी। करंट मंथ में मटेरियल 0% लगेगा और कन्वर्जन 40% लगेगी। 40% मटेरियल 0% लगेगा, कन्वर्जन 40% लगेगी। तो 10,000 यूनिट्स पे मटेरियल नहीं लगना, कन्वर्जन लगनी है 40, मतलब 4,000 यूनिट्स के बराबर। ये एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम, ऐसे ही था। उसके बाद जी और लगाई है जी, ताकि कंप्लीट हो जाए। पिछले महीने तक ये लग चुकी थी, मटेरियल नहीं लगाया, कन्वर्जन और लगाई है। ये लिखना नहीं होता, आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको रिमाइंडर आ जाए दोबारा। उस दिन आपको छुट्टी करा दी थी सबको। एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम करंट इनपुट। एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम करंट इनपुट, ये पूरा इसी महीने शुरू किया था और मुकम्मल ये हमेशा पूरा आना है 38,000। आगे वही पहले की तरह एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स आने हैं 100%, और ये स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के मुताबिक, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन मेरा ख्याल है कितने थे, 2,000 यूनिट्स, 1600 एबनॉर्मल लॉस के कंप्लीटेड यूनिट्स। और आखिर में क्लोजिंग WIP 100% मटेरियल और 50% कन्वर्जन जी। होगा 50% कन्वर्जन होगा खाना होगा। 100% मटेरियल, 50% कन्वर्जन। EPU क्या आता है देखिए, 50,000 486 ये यूनिट्स आ गए। हाँ जी, वेरिएंस कैलकुलेट करें अब इसके।
जी वेरिएंस कैलकुलेट करें। सारे हो गए जी, अच्छी बात है। तो मटेरियल का प्राइस वेरिएंस बताओ जरा जिसने निकाले हुए हैं। नहीं, प्राइस वेरिएंस कैसे आएगा? स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट जी। केजीज कितने परचेज किए थे आपने? निकाले थे केजीज, मेरा ख्याल है 35 लाख केजीज। फाइफो में, हाँ गुड, बिल्कुल आप जाग रहे हैं। इसका मतलब 31 लाख केजी यूज्ड। कंपनी फाइफो जब यूज करती है तो परचेज क्वांटिटी नहीं आती, क्वांटिटी यूज्ड आती है। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब है लोग जाग रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ सो रहे हैं। यूजेज कैसे आएंगे? ये क्वांटिटी यूज लेनी होती है फाइफो की वजह से। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 60 केजी इंटू ये, अब ईपीयू यहां यूज होनी है, 50,000 यूनिट्स की एक्चुअल प्रोडक्शन, 31 लाख केजी और इनटू स्टैंडर्ड रेट है पॉइंट, तो ये आंसर आ जाएंगे। पहला क्या है? फेवरेबल। दूसरा अनफेवरेबल। बाकी तमाम वेरिएंस में ये एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। लेबर के एफिशिएंसी के लिए, लेबर के, ये नहीं अब इस्तेमाल कहीं और होने, ये सिर्फ मटेरियल यूजेज में इस्तेमाल होना था। बाकी तमाम वेरिएंस में जब भी एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी ये उठाएंगे। चलें इसको मुकम्मल आप करेंगे अभी क्योंकि सेमिनार है उनका। तो क्वेश्चन नंबर 27 के बाद होमवर्क आपका क्या है? क्वेश्चन 30। कौन सा क्वेश्चन? 30 नहीं बस नहीं, 30 और जी 31 भी कर लें, ठीक है, कल बात होगी इन पे।